वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के 10 सवाल जो आपकी आने वाली पीसीएस की परीक्षा, आपका वनडे एग्जाम है, आरओ का री एग्जाम है या फिर आपकी बीयू वाली वैकेंसी है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आज का कि अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, सबसे पहला कि इनका राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर है कलिंग की विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है और बौद्ध धर्म की दीक्षा इनको उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, तो कौन सा सही है यहाँ पे? तो देखिए, केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है क्योंकि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था ये 273 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था, लेकिन इसका राज्याभिषेक जो है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, और इसके अलावा देखिए अशोक ने क्या था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय की थी। ठीक है, और इस कलिंग की विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अशोक के संदर्भ में फिर वही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। सबसे पहले अभिलेखों में सामान्य नाम देवनाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है अशोक का। फिर इसकी पत्नी कारुवाकी के नाम का उल्लेख प्रयाग स्तंभ लेख में है। फिर बौद्ध धर्म में 2 पुत्रियों संघमित्रा चारुमती और 2 पुत्र कुणाल और महेंद्र का उल्लेख मिलता है और प्रयाग स्तंभ लेख में 1 पुत्र तीवर का भी उल्लेख है। तो कौन सा कथन सही है? तो अशोक के बारे में देखिए चारों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा। सभी याद कर लीजिएगा कि जितने भी अभिलेख हैं इनमें इनका सामान्य नाम देवनाम प्रिय मिलता है। ठीक है, और इनकी एक पत्नी थी कारुवाकी, उनका उल्लेख मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख में और उसी प्रयाग स्तंभ लेख में इनका एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो इनकी 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती और 2 पुत्र कुणाल और महेंद्र का भी उल्लेख मिलता है। तो ये रहा अशोक के बारे में। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक का कार्यकाल। तो देखिए पहले ही आपने पढ़ लिया था। इसमें देखिए अशोक जो है ये गद्दी पे कब बैठा, उसका समय था 273 ईस्वी पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व। ठीक है, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व। उसके बाद आया बिंदुसार है 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 और उसके बाद 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व है अशोक। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक, दिया गया है धम्म के प्रचार के लिए कौन कहाँ पर गया था ये पूछा गया है। सबसे पहले है अशोक का धम्म था, ये हम सभी जानते होंगे इसके बारे में। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका, फिर मंझांतिक यूनान, महादेव महिषमंडल यानी मैसूर और रक्षित जो है वो बनवासी कर्नाटक। तो इसमें कौन सा गलत है? तो देखिए दूसरा वाला गलत है। मंझांतिक कहाँ गए थे धम्म के प्रचार के लिए? ये गए थे कश्मीर गांधार। ठीक है, और यूनान कौन गया था? यूनान गए थे महारक्षित। तो इस तरीके से आपको देखिए 5 जो है फैक्ट याद हो गए कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किसको कहाँ भेजा था। लिस्ट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सबसे पहले महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका। ठीक है, मंझांतिक जो है ये कश्मीर और गांधार। फिर महारक्षित यूनान भेजा। महादेव जो है ये महिषमंडल मैसूर गए और रक्षित जो है ये बनवासी कर्नाटक गए। ठीक है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहला कथन है कि मौर्य प्रशासन भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली का उल्लेख है। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र में राजा की परिषद मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था राधागुप्त। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, आप सभी बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। इनके बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि मौर्य प्रशासन जो है ये भारत की प्रथम
यहाँ पे स्वप्रशासन प्रणाली का उल्लेख मिलता है मौर्य प्रशासन में। और इस प्रशासन का केंद्र होता था राजा, ठीक है, जो कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता था। फिर अर्थशास्त्र में राजा की परिषद यानी मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव जो है ये अमात्यों में से, ठीक है, उपधा परीक्षण के बाद होता था। ठीक, अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री और पुरोहित दोनों विभाग कौटिल्य के पास था। और राधागुप्त कौन था? ये राधागुप्त जो है वो अशोक का प्रधानमंत्री था, ठीक है, ना कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री। ये गलत होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राधागुप्त जो है ये अशोक का प्रधानमंत्री था। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रांत हैं उनकी राजधानियाँ, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका? उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी जो है वो तक्षशिला थी, ठीक है। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी और कलिंग की राजधानी थी आपकी तोशली, ठीक है। इस तरह से ABDC ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया है मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है, सही नहीं है। सबसे पहला कथन दिया गया कि समाहर्ता के बारे में। समाहर्ता जो है वो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था, ठीक। अब सन्निधाता दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। प्रदेष्टा जो है ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था और नागरिक जो था वो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई मौर्यकालीन में जो प्रशासन की इकाइयाँ थीं उसमें कौन सा अधिकारी किससे संबंधित था ये बताना है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला तो सही है समाहर्ता के बारे में कि समाहर्ता हो गया आपका राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, प्रदेष्टा हो गया फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश और नागरिक नाम से ही पता चल रहा है कि नगर का प्रमुख। लेकिन सन्निधाता जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। सन्निधाता क्या था? ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है। केवल दूसरा सही है। और इसमें देखिए मौर्यकालीन प्रशासन में व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था, व्यवहारिक, ठीक है। इस तरीके से आपको कई टर्म पता चल गए। व्यवहारिक हो गया, सन्निधाता के बारे में पढ़ लिया, नागरिक पढ़ लिया, प्रदेष्टा पढ़ लिया और समाहर्ता पढ़ लिया, ठीक है। इन 5 अधिकारियों की लिस्ट बना लीजिएगा याद करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। सबसे पहला क्या है कि दौवारिक ये राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला और राजकीय आज्ञाओं के लिए आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी था, ठीक है। अगला है सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष ये था जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष और पन्याध्यक्ष तो था वो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। देख लेते हैं आगे, ठीक है। अगर बात की जाए राजकीय कागजातों को सुरक्षित करने वाला और राजकीय आज्ञाओं के लिए लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी कौन होता था? तो वो होता था प्रशासता, ठीक है। नवाध्यक्ष क्या था? नवाध्यक्ष जो होता था ये जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष होता था और लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? ये छापे खाने का अध्यक्ष था, ठीक है। और दौवारिक क्या था? ये राजमहलों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला। पिछले वाले MCQ में आपने 5 अधिकारियों के बारे में पढ़ा, यहाँ पे आपको पता चलता है दौवारिक के बारे में। इसके अलावा लक्षणाध्यक्ष, नवाध्यक्ष, प्रशासता, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपने पन्याध्यक्ष के बारे में भी पढ़ लिया और सीताध्यक्ष के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। लगभग यहीं आपके 2 MCQ में लगभग 10 से 11 अधिकारियों के बारे में मौर्यकालीन के प्रशासन की इकाइयों के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, 1 से 2 सवाल 100% आते हैं, ठीक। अगला देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। प्रमुख अधिकारी हैं और किस स्तर पर हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रांत, ठीक है। प्रांत का प्रमुख अधिकारी क्या? ये था आपका आर्यपुत्र या कुमार, ठीक है। मंडल में प्रदेष्टा या फिर प्रादेशिक। आहार की अगर बात करें तो उसमें था विषयपति या स्थानिक और संग्रहण की बात करें तो ये था गोप था प्रधान अधिकारी, ठीक। आज का आखिरी सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। मौर्यकालीन गुप्तचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है।
गुप्तचर वगैरह, तो सबसे पहले इनको तो गूढ़ पुरुष या इनके प्रमुख को सर्प महामात्य कहा जाता था। ठीक है, मतलब गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था और गुप्तचर के प्रमुख को कहा जाता था सर्प महामात्य। और अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है, लेकिन अर्थशास्त्र में 3 प्रकार नहीं बल्कि 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। अब उसके बारे में देख लेते हैं कि वो 2 प्रकार के गुप्तचर कौन थे। ठीक है, अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचर हैं, एक तो है संस्था, दूसरा है संचरा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मतलब आपके मौर्यकालीन जो थे मौर्यकालीन समय में संस्था या संचरा क्या होते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये थे गुप्तचर। ठीक है, ये होते थे गुप्तचर। उसी प्रकार अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के राजदूतों का भी वर्णन है। एक है निसृष्टार्थ, दूसरा है परिमितार्थ और तीसरा है शासनाहार। ठीक है, अगर ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि अर्थशास्त्र में वो जो मेंशन किए गए हैं निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनाहार, ये क्या होते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये राजदूत हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से सवाल आपके आते हैं। एक MCQ में देखिए मैं आपको लगभग 3 से 4 प्रकार के कैसे पॉसिबल क्वेश्चन हैं मैं आपको सब बताती हूँ। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे 10 MCQ के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका मान लीजिए UP PCS का एग्ज़ाम है जो अब टल के पोस्टपोन हो चुका है आपका अक्टूबर में। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए आपका RO का री एग्ज़ाम है जिसकी आपने मान लीजिए अभी तक केवल फॉर्म भर के छोड़ दिया, कुछ भी तैयारी नहीं की। ठीक है, तो वो भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है दिसंबर। इनफ टाइम है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपको मिलेगा क्या क्या, क्यों आप ज्वाइन करना चाहेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा सिलेक्शन मटेरियल। ठीक है, आपने कोई नोट्स नहीं बनाई है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप सिर्फ ये मटेरियल पढ़ के आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ मटेरियल के साथ साथ आपको क्विज भी दिए जाएंगे कि आपकी मतलब प्रैक्टिस होती रहे एग्जाम की। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आपको पेड ग्रुप चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।